गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक तक पढ़ा हुआ था। स्टमक तक हम पहुंचे थे। स्टमक में हम लोगों ने सिर्फ ये देखा था कि स्टमक 4 भाग में बटा हुआ है। जैसे कार्डियक रीजन एक होता है, दूसरा फंडस होता है, यानी ज्यादातर पोर्शन इसका बॉडी है। फिर लास्ट वाला जो पोर्शन है स्टमक का, उसको पाइलोरस कहा जाता है। और वहीं पर आपको पाइलोरिक वाल्व भी होता है, पाइलोरिक। उसके बाद आपका छोटी आंत की शुरुआत हो जाती है। फंडस वाले एरिया में ज्यादातर इसमें हवा होता है, एयर वाला पोर्शन जो होता है वो ऊपर होता है। अब हम लोग स्टमक के बारे में आज पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा था इसोफेगस से क्या आता है, बोलस आता है। बोलस आकर के अमाशय में यानी स्टमक में पहुंचता है, और स्टमक में पहुंचने के बाद फिर उसका पाचन फिर शुरू होता है और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो उसको क्रश किया जाता है। उसमें भी तरंगे उठती हैं हमारे स्टमक में, और तरंगे उठ करके जो बोलस आया हुआ है उस बोलस को और क्रश किया जाता है। बोलस को कहाँ क्रश किया जाता है? स्टमक में। और क्रश करने के दौरान स्टमक के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं। खास करके 3 ग्रंथियों की चर्चा होती है जिसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। 3 ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? कार्डियक ग्रंथि एक है, दूसरा है फंडिक ग्लैंड्स, तीसरा है पाइलोरिक ग्लैंड्स। इन तीनों ग्लैंड से एक से, जैसे श्लेष्मा का स्राव होता है, म्यूकस का होता है ताकि उसको स्मूथ बनाए रखे। फंडस वाले से भी म्यूसिन और पेप्सिन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप HCl कहते हैं, HCl का भी स्राव होता है। फिर हम लोग इसमें पहुंचते हैं पाइलोरिक जो ग्लैंड्स है, इससे श्लेष्मा, इससे भी श्लेष्मा निकलता है यानी म्यूकस निकलता है। और म्यूकस क्षारीय होता है, जबकि HCl आपका क्या होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फिर म्यूसिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, श्लेष्मा का क्या काम है, एक बार देख लेते हैं। पहले अमाशय के ओवरऑल कार्य देखते हैं, फिर एक एक करके देखेंगे। अमाशय में क्या होता है, आपका बोलस पहुंचा और बोलस को फिर मथा जाता है। इसको कहते हैं मथना, कि चर्निंग होती है, चर्निंग। फंडस और काय में पेसमेकर कोशिकाएं होती हैं। काय मतलब जो बॉडी है, उसमें क्या होती हैं? पेसमेकर कोशिकाएं। ये भी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। पेसमेकर कोशिकाएं ही गति उत्पन्न करती हैं। कौन सी गति उत्पन्न करती हैं? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट उत्पन्न करती हैं, जो हम लोगों ने इसोफेगस में भी पढ़ा हुआ था। 3 से 4 मिनट में एक गति आती है, और उस गति की वजह से बोलस आपका वो चर्ण होता है, यानी कि वो मथता रहता है। और मथने के दौरान जो गैस्ट्रिक जूस है वो निकलता है, और उसमें श्लेष्मा भी निकलता है, म्यूकस भी आता है। उसको आपको थोड़ा स्नेहिल भी करता है, स्मूथ भी बनाता है, उसके बैक्टीरिया को भी मारता है, और वहां पर पाचन भी शुरू होता है। किसका पाचन शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन आपके अमाशय में यानी स्टमक में शुरू होता है, ये ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया का नाश HCl करता है। एक गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन भी रिलीज होता है। और गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन क्या करता है? जो आपकी इसमें 3 ग्रंथियां हम लोगों ने देखी, उन ग्रंथियों को स्टिमुलेट करता है, तो उससे जूस निकलता है। ठीक है, अब इसको हमने मथना शुरू किया। हमने क्या, वो ये तो ऑटोमेटिक चलता है, इसमें हमारा आपका कंट्रोल नहीं है। तो चर्न होते होते बोलस फाइनली क्या होता है? काइम में बदल जाता है, यानी सूप जैसा बन जाता है, तरल बन जाता है, सूप बन जाता है। उस सूप को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। यानी स्टमक में बोलस काइम में तब्दील हो गया हुआ है। यानी जैसे आप पान चबाते हैं ना, पान चबाते 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 उसको बना देते हैं, चर्न करके एकदम लिक्विड बना देते हैं, ठूस लिया था। और फिर क्या करते हैं? मुंह से फब्बारा छोड़ करके, पान खाने वाले फब्बारा छोड़ के निकालते हैं बाहर। उसी तरीके से अमाशय में भी जो क्रिया होती है, उस क्रिया के द्वारा क्रमाकुंचन गति, जिसको पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहते हैं, उस पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के द्वारा हर बार पाइलोरिक वाल्व के पास, यानी छोटी आंत और अमाशय के बीच में पैरोलिक वाल्व होता है। पैरोलिक वाल्व के पास प्रेशर जाता है, थोड़ा खुलता है, और एक फब्बारा निकलता है। किसका? काइम का फब्बारा। काइम का कुछ अंश जो है फुहारों की तरह छोटी आंत में पहुंच जाता है, पंप कर दिया जाता है। छोटी आंत के जिस भाग में पहुंचता है
उसको डियोडिनम कहते हैं, डियोडिनम। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला भाग होता है वो डियोडिनम होता है, डियोडिनम में पहुंच जाता है। और छोटी आंत में काइम को ये धकेलने की जो क्रिया होती है, इसको कहते हैं पाइलोरिक पंप। यानी पाइलोरिक पंप के द्वारा आपका काइम जाता रहता है। कहाँ पर जाता हुआ है? वो डियोडेनम में जाता है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन किया हुआ है तो उसे 3 घंटे में जाएगा, प्रोटीन किया है तो 4 घंटे में जाएगा, फैट ज्यादा लिया हुआ है तो थोड़ा सा और ज्यादा समय ले सकता है। तो इस तरह से जो आप खाते हैं उस वो चर्न होकर के आगे बढ़ता है। अब छोटी आंत और अमाशय के बीच में एक वाल्व होता है या स्फिंक्टर होता है। उस स्फिंक्टर का नाम क्या होता है? पाइलोरिक वाल्व। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाल्व ना हो तो छोटी आंत में जो गया हुआ है वापस आ जाएगा अमाशय में, नहीं, ऐसे वाल्व होता है ऐसे। तो अब इस तरफ से तो चला गया, वापस कोई आएगा तो वाल्व बंद हो जाता, वापस आने की गुंजाइश नहीं है। जो चले गए वो चले गए। अब ये पूरी प्रक्रिया जो अमाशय में होती है, चर्न होने वाली प्रक्रिया, उसमें भी आपके पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है, उसमें आपके बैक्टीरिया को मारा जाता है, उसमें प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। ये सब किससे होता है? अमाशय में एक सामान्य फीडबैक सिस्टम होता है, उसके थ्रू होता है। अब अमाशय कितनी देर में खाली होता है ये हम लोगों ने भी देख लिया, 2 से 3 घंटे में कार्बोहाइड्रेट वाला। प्रोटीन हो तो उससे ज्यादा समय, फैट हो तो उससे भी ज्यादा समय लेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे स्टमक में यानी अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, फैट का पाचन नहीं होता है। फैट का पाचन छोटी आंत में होगा। मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हुआ था कुछ अंश में, फिर पेट में आया, पेट में प्रोटीन का पाचन शुरू होगा, फैट का पाचन छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में जो बचा हुआ प्रोटीन है, बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, सबका फाइनल पाचन जो होगा वो छोटी आंत में होगा। अब आते हैं रोज कितना गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता कहाँ पर है? तो हमारे अमाशय में निकलता है, जठर रस भी उसको कहते हैं। तो रोज तकरीबन 1.5 लीटर से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कितना? 1.5 लीटर से ज्यादा निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है ये देखिए, हम लोगों ने भी देखा था। जल होता है, यानी पानी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पानी पिया कीजिए। खनिज लवण होता है, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एंजाइम्स होता है। एंजाइम्स में 3 एंजाइम देखिए, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिनोज भी कहा जाता है, वही बाद में पेप्सिन बन जाता है। पेप्सिनोज, रेनिन और लाइपेज होता है, 3 एंजाइम मुख्य होता है। फिर इधर HCl होता है, जल, खनिज लवण और म्यूकस होता है। अब आगे देखिए, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये आपके पेप्सिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, ये हम लोग देखेंगे। अब ये बीच में नोट एक लिखा हुआ, गैस्ट्रिक जो जूस होता है वो पेट की जो पेरिटल कोशिकाएं होती है, पेट में भी कई कोशिकाएं यानी अमाशय में कई कोशिकाएं होती है। एक तो हम लोगों ने ऊपर एक कोशिका का नाम देखा था, पेस मेकर कोशिकाएं, वही पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट को उत्पन्न करता है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक और कोशिका होती है, इसको पेरिटल सेल्स कहा जाता है। पेरिटल सेल्स से भी एक जूस निकलता है, कैसल्स बोलते हैं इसको, कैसल्स इंस्टिंक्सिस फैक्टर। ये स्राव होता है और ये क्या करता है, विटामिन B12 के साथ जाकर के चिपक जाता है। B12 के साथ जाके चिपकता है, नहीं तो B12 को एक तरह से सुरक्षा भी दे देता है और एंटी एनीमिक तैयार कर देता है। एंटी एनीमिक, एनीमिक मतलब क्या हुआ? खून की कमी को कहते हैं एनीमिया होना। एंटी एनीमिक का काम ये करता है विटामिन B12 के साथ मिल करके, और बाद में यही जा करके RBC के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो बीच में हमने दे दिया। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, HCl जिसको कहते हैं, बहुत पढ़ते हैं HCl, केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ा होगा। बोलस जो ऊपर से आया है उसको अम्लीय बना देता है। फिर टाइलिन नाम की जो एंजाइम है उसकी क्रिया को समाप्त कर देता है। टाइलिन कहाँ से संबंधित है? टाइलिन कहाँ से संबंधित है, कोई बता सकते हैं? फटाफट बताएंगे, टाइलिन का संबंध कहाँ से है? सलाइवरी ग्लैंड से। हाँ हाँ प्रिया जी, बहुत बढ़िया। सलाइवरी ग्लैंड से टाइलिन निकला था। टाइलिन ने ही क्या किया था? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में जितना भी हुआ था इसी ने शुरू किया था। ठीक है। अब ये टाइलिन की क्रिया को कहाँ कौन समाप्त कर देता है? HCl समाप्त कर देता है। आपका काम हो गया। और HCl क्या करता है? जीवाणुओं जीवाणुओं को, जो वहां से बैक्टीरिया वगैरह आ गया हुआ है अगर, उसको ये खत्म करता है। कुछ बैक्टीरिया को तो यहीं पर खत्म किया जाता है मुंह में ही, कुछ बैक्टीरिया जो
बच करके आ गया हुआ है उसको HCl खत्म करता है, एसिडिक बना देता है। अब उसके साथ ही पेप्सिनोजन जो हमने अभी पढ़ा, पेप्सिनोजन बनता है, एक एंजाइम बनता है, उसको पेप्सिन में बदल देता है HCl। उसके अलावे कहा जाता है शर्करा यानी कि शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। ये क्रिया भी थोड़ी सी यहाँ पर होती है, शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। अभी कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी जो है यहाँ पर भी पाचन हुआ। ये ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट की ही इकाई है ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हुआ। और अब देखिए यहाँ पर पेप्सिनोज, जो कि पेप्सिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, HCl की मदद से जो है ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए सक्रिय हो जाता है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए सक्रिय हो जाता है, ये पेप्सिन होगा, फिर प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पेप्टोनस और प्रोटियोज में तोड़ता है। पेप्टोनस, प्रोटियोज और एमिनो एसिड्स में तोड़ता है। अभी हम लोग ये भी देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है, सबसे टूट करके लास्ट में कहाँ तक जाएगा, कहाँ क्या बनेगा लास्ट में, वो भी हम लोग मोटा मोटा देखेंगे आज। तो प्रोटीन को किस चीज में तोड़ा, पेप्टोनस में तोड़ा, प्रोटियोज में तोड़ा, एमिनो एसिड में तोड़ा। किसने तोड़ा, पेप्सिन ने तोड़ा। पेप्सिनोज जो था उसको HCl ने क्या बना दिया, पेप्सिन बना दिया। फिर वो प्रोटीन को तोड़ रहा है, लास्ट प्रोटीन का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो एमिनो एसिड ही होता है। फिर रेनिन नाम का भी एंजाइम बन रहा है, गैस्ट्रिक जूस में रेनिन नाम का भी एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, जो आपने दूध लिया हुआ है, जैसे दूध आप खाते हो, तो दूध में जो घुलनशील प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को तोड़ने का काम ये रेनिन करता है। दूध में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को कहते हैं कैसिनोजन, केसिनोजन। तो केसिनोजन जो होता है, इसको केसिन भी जनरली अगर छोटे शब्दों में केसिन कह दिया जाता है। केसिन नामक जो प्रोटीन है, तो दूध में जो प्रोटीन है उसको, दूध को तोड़ करके उस प्रोटीन को अलग करेगा कौन, रेनिन। दूध को तोड़ करके प्रोटीन को कौन अलग करेगा, रेनिन करेगा। अभी तक वो दूध में मिला हुआ था, तो उस प्रोटीन को तोड़ा, उससे अघुलनशील प्रोटीन बना दिया। जब प्रोटीन अलग हुआ तो इधर जो है पेप्सिन तैयार है उस प्रोटीन को फिर बदलने के लिए, किसमें, पेप्टोनस में, प्रोटियोज में, या एमिनो एसिड से लास्ट लास्ट वाला है। कुछ तो एमिनो एसिड से ही बन जाता है, कुछ छोटी आंत में जाकर के फाइनल पाचन होगा। तो रेनिन का भी हम लोगों ने देख लिया, दूध पर क्रिया करता है। अब आते हैं लाइपेज में। लाइपेज जनरली बच्चों में काम करता है, बच्चों में इसकी संख्या ज्यादा होती है। तो दूध का भी पाचन लाइपेज करता है। और कुछ मात्रा में देखिएगा, थोड़ी सी मात्रा में वसा को भी तोड़ता है, कुछ मात्रा में। तो हालांकि इतना कम मात्रा में तोड़ता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि अमाशय में वसा को तोड़ा जाता है, ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदलता है, बहुत थोड़े मात्रा में लाइपेज ये करता है। हालांकि वसा का पूर्ण पाचन कहाँ, छोटी आंत में होता है, तो वसा को छोटी आंत के लिए ही बचा कर रखेंगे। चलिए, छोटी आंत की बात आई तो पहुंच ही जाते हैं हम लोग छोटी आंत पर। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबी सी, ऐसे घूमी घूमी सी जो है संरचना होती है। आप देखेंगे इसको, घूमी हुई संरचना होती है। एक सेकंड, उसको भी देखते हैं कैसे घूमी हुई सी, बीच में जो संरचना है ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी ये संरचना, ये आपकी छोटी आंत की संरचना है। और उसको चारों तरफ से घेरा हुआ ये बड़ी आंत की संरचना है, मोटी वाली। तो बीच में ये छोटी आंत की संरचना होती है। और जो छोटी आंत की संरचना होती है, ये इसकी जो शुरुआत होती है अमाशय के ठीक बाद होती है। और वहां पर वाल्व होता है। कौन सा वाल्व होता है, कोई बताएंगे कौन से वाल्व से इसकी शुरुआत होती है, वाल्व के बाद छोटी आंत की शुरुआत होती है, कौन से वाल्व होते हैं वहां पे, इलियोसिकल। लीजिए, मतलब स्क्रीन पर देखा तो वही बोल दिया। सवाल तो सुनिए कि क्या कह रहे हैं। शुरुआत कौन से वाल्व से हो रही है, तो शुरुआत पाइलोरिक वाल्व से हो रही है। इलियोसिकल वाल्व, पाइलोरिक वाल्व, पाइलोरिक। इलियोसिकल सबसे लास्ट में होता है, यानी बड़ी आंत के पास इलियोसिकल वाल्व होता है। इलियोसिकल कहाँ होता है, छोटी आंत में भी दो हो गया, एक तो अमाशय के पास वाला वाल्व हो गया, छोटी आंत वहां से शुरू होगी, उसको कहा पाइलोरिक वाल्व। एक छोटी आंत के सबसे लास्ट में वाल्व होगी, जहां के बाद शुरू होगा बड़ी आंत। ये द्वार है, दरवाजा है, गेट है, नहीं तो छोटी आंत वाला सामान बड़ी आंत में ऐसे आता चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उसके लिए वाल्व बना है।
तो उस वाल्व का नाम है, यानी बड़ी आंत से ठीक पहले वाले वाल्व का नाम है इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व, तो दोनों वाल्व याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत की लंबाई तकरीबन 6 मीटर होती है और जो चारों तरफ से बड़ी आंत से ऐसे घिरी होती है, जो अभी हम लोगों ने संरचना देखा हुआ है। छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में एक पार्ट डियोडिनम होता है, जो सबसे पहला पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डियोडिनम होता है, और डियोडिनम के बाद दूसरा पार्ट जो होता है वो जेजुनम होता है। तीसरे पार्ट का नाम इलियम है। ये भी सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। डीजे आई। अच्छा, डीजे बजा दीजिए, डीजे बजा दीजिए इल्मान भाई, कोई नाम ऐसा बना लीजिए, डीजे बजा दीजिए इल्मान भाई। तो छोटी आंत का खाना पचेगा, क्योंकि बहुत खा लिया हुआ है। डियोडिनम होता है 25 सेंटीमीटर लंबा, और ये तो जेजुनम बहुत लंबा होता है, 2.5 मीटर होता है तकरीबन लंबा, और इलियम उससे भी लंबा होता है, तकरीबन 3.5 मीटर लंबा होता है। डियोडिनम छोटा पार्ट होता है, और ये जो ऐसे घुमा हुआ होता है, तो ये पैंक्रियाज को भी ढक करके रखता है ऐसे साइड से। पैंक्रियाज के जो हेड होता है, उस हेड को भी ये ढक के रखता है। और ये डियोडिनम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पर एक जंक्शन होता है डियोडिनम में, यानी छोटी आंत का जो शुरुआती हिस्सा है, उसमें एक जंक्शन होता है, जिस जंक्शन को आपको याद रखना है। एक जंक्शन होता है, पहले तो ये, उस जंक्शन को कहते हैं हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, इसको याद कर लीजिए, ये नहीं भूलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला जंक्शन है। एक जंक्शन हुआ ना, जहाँ 3 तरफ से 4 तरफ से गाड़ियां आती हैं, ट्रेन आती है, तो फलाना जंक्शन, पटना जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, कौन कौन से जंक्शन होते हैं। कहेंगे इस जंक्शन में कहाँ से गाड़ी आती है। इस जंक्शंस में एक तो पित्त की नली, पित्त की नली यानी पित्ताशय, इसको गाल ब्लैडर कहते हैं, वहां से नली आती है इसमें, उस जगह पे। फिर आपको पैंक्रियाज डक्ट जो है, पैंक्रियाटिक जूस भी आना है, तो पैंक्रियाज भी अपना जूस उसी जगह पे छोड़ता है, और उस जगह पे आपका काइम भी आ रहा है। तो ये पैंक्रियाटिक एम्पुला वो वाली जगह है, यहाँ जूस वो सारे आएंगे, और काइम को क्या करेंगे, वो आकर के उसको क्षारीय बना देगा। अब आगे देखते हैं, ओके, अभी हम लोग देखेंगे। जेजुनम छोटी आंत का दूसरा हिस्सा है, 8 फीट लंबा होता है। इलियम छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला हिस्सा है। इलियम ही बड़ी आंत से जुड़ा होता है। इलियम और बड़ी आंत के बीच में इलियोसिकल वाल्व होता है, इसी के नाम पे पड़ा हुआ है इलियोसिकल वाल्व, क्योंकि सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, तो इसी के नोट्स में दे दिया कि चलो आपके नाम पे इसका नाम रख देते हैं, इलियोसिकल वाल्व या स्फिंक्टर भी कहते हैं। और उसी के बाद आपको वहां पर एक छोटा सा लटका हुआ हिस्सा होता है, जिसको सीकम कहते हैं, वो बड़ी आंत का हिस्सा सीकम होता है। खैर, बहरहाल छोटी आंत में कौन सी क्रिया होती है, तो हम लोगों ने कहा काइम का पाचन शुरू होता है, और छोटी आंत में सारा पाचन कंप्लीट हो जाता है। फिर छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, यानी अवशोषण की क्रिया होती है। अब देखिए, छोटी आंत में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स को हम लोग अच्छे से सुनिए, पहले समझ लीजिए, बाद में नोट्स दिया हुआ है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने डायरी में लिख लीजिएगा। छोटी आंत में जो ड्यूडिनम है, उसमें ब्रूनर्स ग्रंथियां होती हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं, और उसमें से एक चिपचिपा तरल निकलता है। वो तरल निकल करके क्या करता है, जो काइम आया है वो काइम एसिडिक होता है, तो एसिडिक काइम जो होता है वो कहीं आपके छोटी आंत के आंतरिक जो वाल है उसको नुकसान ना पहुंचाए, उसकी दीवार को नुकसान ना पहुंचाए, तो ये चिपचिपा तरल जो है उसकी सुरक्षा कर, उसकी सुरक्षा करता है। और वैसे छोटी आंत में भी कई ग्रंथियां होती हैं, जिसमें कई तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, जो कार्ब और प्रोटीन वसा का पाचन करते हैं। वहीं लिम्फाइड ग्रंथियां भी होती है। लिम्फाइड का मतलब ये है कि ये आपको ताकत देने वाला, दुश्मन से लड़ने वाला, तो बैक्टीरिया को खत्म करता है। ये तो मोटी बात होगी। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर जो प्रक्रिया है उसमें। छोटी आंत में भी स्राव होता है, तकरीबन 1.5 लीटर इंटेस्टाइनल जूस का स्राव होता है। इसमें एंजाइम्स नहीं के बराबर होते हैं, और पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर से एंजाइम आपका आ रहा है, गॉल ब्लैडर से आपका पित्त पित्त आया, बाइल आया, बाइल में भी क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोगों ने पैंक्रियाज से क्या क्या आया हुआ था लास्ट क्लास में देखा था, लेकिन आज भी हम लोग उसको रिपीट करेंगे। ये कहाँ पर आया, डियोडिनम में आया। डियोडिनम क्या है,
छोटी आंत का पहला हिस्सा है वो जो आपका काइम आया हुआ है जो कि अभी एसिडिक है, अम्लीय है, उसको क्या करता है ये बाइल और प्लस आपके एंजाइम्स जो पेंक्रियाज से आए हैं उसको एल्कलाइन बना देता है, क्षारीय बना देता है। अब यहाँ अमाशय में बने पेप्सिन की क्रिया बंद हो जाती है। अमाशय में क्या था, पेप्सिन था, पेप्सिन वहां से होके आया हुआ तो उसकी क्रिया यहाँ बंद हो जाएगी। मुंह वाले एंजाइम की क्रिया स्टमक में बंद हो गई, स्टमक वाले एंजाइम की क्रिया आपको छोटी आंत में बंद हो गई। अब यहाँ पर मुख्य क्या होगा, हम लोगों ने देखा था प्रोटीन का पाचन कहाँ हो रहा था, तो स्टमक में हो रहा था। वसा का पाचन कहाँ होगा, वसा का पाचन यानी लिपिड का पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। अब लिपिड को तोड़ा जाएगा, मेन काम लिपिड को तोड़ने का छोटी आंत में शुरू होगा और इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन लिपिड को तोड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये हम लोग एक बार रिपीट करते हैं जो पिछली क्लास में देखा था। पिछली क्लास में पैंक्रियाज से 3 एंजाइम मुख्यतः निकलते हैं। एक हम लोगों ने देखा था ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो प्रोटीन का पाचन अमाशय में नहीं हो पाया वहां तक तो प्रोटीन को मार मार के तोड़ा, अब जो और रह गया हुआ टूटना उसको यहाँ पर छोटी आंत में तोड़ा जाएगा। कौन तोड़ेगा, ट्रिप्सिन। ना से हम लोगों ने देखा ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्री प्रो, ये देखा था। एमाइलेज का पाचन, एमाइलेज किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर करेगा छोटी आंत में। और लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन। तो एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट जो आया हुआ है वहां से पच करके जो रह गया हुआ उसका पाचन यहाँ फाइनल कर देगा, फाइनल फिनिशिंग टच यहाँ आएगा। और वसा का तो मान लो कि ज्यादा पाचन यही होता है, कहाँ, छोटी आंत में। कौन करता, लाइपेज वाला करेगा यहाँ पर। अब इसको अभी छोड़ते हैं, किस टुकड़ों में टूटेगा, तो इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, इसको आगे फिर देखें, हौच पौच हो जाएगा। प्रोटीन का फाइनल पाचन। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन के छोटे छोटे सबसे छोटे कण को एमिनो एसिड्स कहते हैं। तो प्रोटीन का फाइनल जो पाचन है जो रह गया हुआ है ऊपर अमाशय में वो यहाँ पर हो जाएगा। और कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, अभी हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पूरा पाचन हो गया प्रोटीन का। प्रोटीन का जब पूरा पाचन हो गया तो अब क्या करना है, उसको शोषण करना। अब शरीर में खींचेगा, कौन खींचेगा, तो छोटी आंत में ही विलाई होती है। विलाई मतलब एक ऐसी छोटी छोटी फर वाली संरचना होती है जिसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो उसको जिसको चूसक कोशिकाएं कहते हैं। चूसक कोशिकाएं खींच लेती है, खींच करके वो क्या रक्त में पहुंचाएंगे, ब्लड में पहुंचाएंगी, आपके लिम्फिक सिस्टम में पहुंचाती हैं। वो उसका पूरा सिस्टम है बना हुआ, उसमें पहुंचाती हैं। फिर वो कहाँ कहाँ जाता है अभी हम लोग देखें। फिर कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन 3 एंजाइम के द्वारा कंप्लीट होता है, मुख्यतः 3 एंजाइम के द्वारा कंप्लीट। अभी तक जो पाचन हम लोग देखते आ रहे थे, अब जो कार्बोहाइड्रेट टूटा हुआ है, टूट करके कार्बोहाइड्रेट भी एक तो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना है, फिर पॉली है, फिर जो पॉली वाला उसको कहते हैं, फिर आपके डबल वाला है, फिर मोनो वाला है। तो उसके 3 प्रकार हम लोग अभी देखेंगे, उससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो तीनों एंजाइम छोटी आंत के ग्लैंड से ही निकलते। कौन, सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। आसान है याद करना, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज। क्यों आसान है, सुक्रेज किसका पाचन करेगा, सुक्रोज का पाचन करेगा। सुक्रेज किसका पाचन करेगा, सुक्रोज का पाचन करेगा। सुक्रोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। चीनी को जनरली मान लीजिए चीनी आप ले रहे हैं, सुक्रोज में जाकर के बदलेगा। फिर सुक्रोज जो है ये पॉली, जो है ये पॉली है, पॉली मतलब बहुत सारे इसमें कण मिले हुए हैं, तो उसको तोड़ेगा। इसको तोड़ करके क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बनाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनो है, एक, मोनो मतलब एक में लाके तोड़ देगा। सुक्रोज को कौन तोड़ेगा, सुक्रेज तोड़ेगा। उसके बाद लैक्टेज, लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज नाम का जो शर्करा है, शुगर है, इसको तोड़ेगा। इसको कौन तोड़ेगा, लैक्टोज को लैक्टेज तोड़ेगा। और किस में बनाएगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देगा। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज अभी हमने देखा क्या है, मोनो है, एक कोशिका वाला, एक अणु वाला। ग्लैक्टोज क्या है, ये भी मोनो है, मतलब एक वाला, एक अणु वाला है। अब आते हैं माल्टोज। माल्टोज पर भी क्रिया करेगा, इसको भी तोड़ करके मोनो में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा। माल्टोज पर कौन क्रिया करेगा, माल्टेज क्रिया करेगा।
तो ये तो आसान है। सुक्रोज पर सुक्रेज, लैक्टोज पर लैक्टेज, माल्टोज पर माल्टेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुक्रोज कहाँ पर होता है? जनरली गन्ना में, चुकंदर में, इन सब में सुक्रोज होता है। और लैक्टोज दूध में पाया जाता है, और माल्टोज अंकुरित अनाज में जनरली पाया जाता है। फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज तो ऐसे ही मोनो ही होता है। फ्रूट शुगर भी, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ये ध्यान रखें। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कहते हैं, तो कार्ब भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन हो गया। पूरा पाचन हुआ तो पाचन तो ऐसे नहीं हुआ एक ही जगह हुआ, तो पूरे छोटे आंत में पाचन हो रहा, तो छोटे आंत में कायम जा कैसे रहा है? तो वहां दो क्रिया होती है संकुचन की। एक क्रिया होती है सेगमेंटिंग कॉन्ट्रेक्शन होती है, दूसरा हम लोगों ने जो ये देखा था क्रमाकुंचन, पेरिस्टेल्टिक कॉन्ट्रेक्शन। ये दोनों होता है। छोटी आंत में दो संकुचन होती, दो क्रिया होती, ये ध्यान रखिएगा। सेगमेंटिंग वाला भी एक जोड़ दीजिएगा। पेरिस्टेल्टिक तो होती है, सेगमेंटिंग वाली भी होती है। ये आपने नोट करना कि आपका एग्जाम में पूछते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत में अवशोषण कैसे होता है? कुछ चीजें जानबूझ करके अभी हमने छोड़ा हुआ है, जो आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भारी नहीं है, नहीं तो भारीपन आना शुरू हो जाएगा। छोटी आंत में अवशोषण, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन की क्रिया को कहते हैं। तो छोटी आंत में हमने कहा विलाई होता है। विलाई मतलब छोटी छोटी ऐसे, जैसे इंजेक्शन में छेद होता है ना, वैसे मान के चलिए कि उसमें ऐसी कोशिकाएं होती है जो उसको खींच लेती, चूसक कोशिकाएं होती है। जैसे ऑक्टोपस में हाथ होते हैं। हाँ, ऑक्टोपस में जैसे होता है वैसे बहुत सारा मखमली टाइप का होता है, मखमल जैसा दिखाई देता है। हो गया। इलेक्ट्रोलाइट्स को, विटामिन को और वाटर का भी कुछ हद तक अवशोषण करता है। जो हमने कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीजें निकली, कार्बोहाइड्रेट से आपको निकला, मान लीजिए सबसे छोटी इकाई हो गया आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अवशोषण कर लेगा ये विलाई। फिर आपका प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई हो गया एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स का अवशोषण कर लेगा। आपके फैट है, फैट का सबसे छोटी इकाई कौन सा हो गया? ग्लिसरॉल हो गया, उसका अवशोषण कर लेगा ये विलाई। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? खनिज लवण जितने हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। खनिज लवण के छोटे छोटे अणु जो होते हैं वो बड़ा काम का होता है, उसमें आवेश होता है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसके आयंस कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। उसको भी वो विलाई जो है चूस लेता है। उसके साथ साथ कुछ विटामिन को भी चूसता है, जल का भी थोड़ा अवशोषण कर लेता है। ये सारी चीजें वो मिला देता है। कहाँ? ब्लड में मिला देगा। कहाँ जाता है अवशोषित होकर के? ब्लड में जाएगा, लसिका तंत्र में जाता है। लसिका तंत्र भी होता है, लिम्फिक सिस्टम जिसको कहते हैं, लसिका तंत्र। अवशोषण कहाँ होता है? अधिकांश अवशोषण छोटी आंत के डियोडिनम में और जेजुनम में होता है। अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? डियोडिनम, जेजुनम। तीसरा पोर्शन कौन सा रह गया हुआ है छोटी आंत का, जिसका नाम क्या है? डियोडिनम, जेजुनम और डीजेआई। ठीक है। अब वहीं पर पित्त लवणों यानी बाइल साल्ट B12 का एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है। इलियम में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? पित्त लवण का, बाइल साल्ट का, B12 का, इसका इलियम में होता है। देखिए, चषक कोशिकाएं, चूसक कोशिकाएं कहते हैं, चषक ही कहते हैं, खींचने वाला, चषक मतलब खींचने वाला। इंग्लिश में इसको गॉबलेट सेल्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या? गॉबलेट सेल्स। हो सकता आ जाए। गॉबलेट सेल्स कहाँ है? विलाई में होगा, और वहां से वो अवशोषण कर लेगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगा। अब ये वाला देख लीजिए जो वहां पर बात हो रही। प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोटीन टूट करके क्या बनता है? एमिनो एसिड्स बनता है। कितने प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन वाले में। 9 और 11 20 होते हाँ, हैं। 9 और 11 आप लोगों ने पढ़ा है, 20। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जो आपको अभी लेकर के आऊंगा सामने, उसमें 20 वाला दिया ही नहीं था, 22 था। तो सबसे नजदीकी वाला 22 था, तो 22 को लगा दिया गया। तो एमिनो एसिड्स वैसे 20 प्रकार का होता है। 9 और 11 दो पार्ट में वो भी होता है। बहुत बढ़िया। कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये क्या होता है? मोनोसैकराइड्स होते हैं। अब सैकराइड्स भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है पॉली, एक होता है डाई, एक होता है मोनो। पॉली में हुआ बहुत सारा, डाई में 2, मोनो में 1 होता है। सैकराइड्स जैसे आप समझ जाइए कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। सैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो फाइनल क्या टूटेगा? एक में ही तो छोटी इकाई होगी ना, तो मोनोसैकराइड्स में टूटता है कार्बोहाइड्रेट फाइनली।
कौन से मोनोसेकेराइड्स, 3 मोनोसेकेराइड्स याद रखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, एग्जाम में ये पूछा जाता है। वहीं पर ये देखिए सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज जो है ये डाइसेकेराइड्स है। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज डाइसेकेराइड्स है। इसी को तो तोड़ा था हम लोगों ने। और हमने कहा पॉलीसेकेराइड्स भी होता है। पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है स्टार्च को। स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं वसा का अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है, वसा किसमें बदलता है। तो वसा में ज्यादा झंझट नहीं है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, इसके भी प्रकार बहुत होते हैं। फूड न्यूट्रिशन वाले में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके भी प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स इतना तक ही इसमें काम हो जाता है आपका। फिर हम लोग देखते हैं रक्त में जो उत्पाद आए वो कहाँ जाता है? स्टोरेज के लिए। स्टोर रूम में भेजा जाएगा ना। हाँ, ये सब फाइनल चीज बन गया, खाना बन गया अच्छे से, उसको स्टोर में भेजेंगे। तो स्टोर कौन सा है? लीवर को स्टोरेज पार्ट कहा जाता है। वहाँ स्टोरेज, सबसे ज्यादा स्टोरेज वहीं होता है। तो लीवर में पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? आपके ब्लड के द्वारा। और अभी लीवर को भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे नीचे, उसमें वो पोर्शन देखेंगे। अब आते हैं छोटी आंत की क्रिया, यहाँ तक हो गई। अब इलियम से शुरुआत होगी। इलियम जहाँ खत्म होगा वहाँ इलियोसिकल वाल्व होगा, और इलियोसिकल वाल्व के ठीक बाद आपकी बड़ी आंत की शुरुआत हो जाती है। पाचन संस्थान का ये अंतिम भाग है, लार्ज इंटेस्टाइन। 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, ज्यादा लंबा नहीं है, 1.5 मीटर लंबा है। और इलियोसिकल वाल्व से शुरू होता है। इलियोसिकल वाल्व के बाद शुरू होता है पहला पार्ट, इसका सीकम होता है। क्या होता है पहला पार्ट? सीकम होता है। सीकम को एक और नाम से जाना जाता है, कोई पता है, बता सकते हैं एक और नाम सीकम का? 2-3 नाम है। एक सीकम में भी पार्ट होता है, एक और चीज होता है, इसमें पेन होता है बहुत तेज, राइट साइड में नीचे होता है सीकम। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पर जो ये है, ये इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर छोटी आंत यहाँ है, ये जो बड़ी आंत में ये निकला हुआ है ना, नीचे तार सा निकला हुआ है, यही आपका सीकम है। ये प्रॉपर इमेज नहीं है, लेकिन यही आपका सीकम है। और इसी में थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा को अपेंडिक्स भी कहा जाता है। कई बार इसको पूरा को ही अपेंडिक्स कह दिया जाता है, ठीक है। और इसको वर्मी अपेंडिक्स भी कहा जाता है। वर्मी अपेंडिक्स वो नाम भी अभी आने वाला है आपके पास। ये बड़ी आंत यहाँ से सीकम से शुरू होकर के ये पहले ऊपर की तरफ चढ़ता है, फिर ये सीधे सीधे सामने सामने चलता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ये थोड़ा सा इधर आकार में, इधर देखिए थोड़ा सा झुक करके आता है, फिर यहाँ रेक्टम में मिलता है। तो इसको हम लोग अभी इसको पूरा देखते हैं। अब बड़ी आपके 7 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 7 पार्ट होते हैं। पहले शुरुआत कहाँ से होगी? सीकम से होगी। फिर हम लोगों ने देखा अभी ऊपर चढ़ने वाला, उसको असेंडिंग कॉलन कहेंगे। फिर सामने सामने चलता जाता है, उसको ट्रांसवर्स कॉलन कहेंगे। और ऊपर से जो नीचे आया तो उसको डिसेंडिंग कॉलन कहेंगे। एक तो बड़ी आंत को कॉलन भी कहा जाता है। कॉलन आए तो आप समझ जाएंगे बड़ी आंत की चर्चा हो रही है। डिसेंडिंग कॉलन हुआ और सिग्माइड कॉलन हुआ। डिसेंडिंग कॉलन जहां हुआ वहां से थोड़ा सा जो टेढ़ा ले लिया वो रेक्टम के पास जाने के लिए, तो उसको सिग्माइड कॉलन कहा जाता है। फिर रेक्टम में पहुंच गए, रेक्टम मतलब मलाशय में पहुंच गए। फिर एनल कैनाल होता है, एनल कैनाल सीधे जाकर के गुदा द्वार में खुल जाता है, एनल कैनाल। ये 7 पार्ट इसके होते हैं। और जनरली इसमें भी एग्जाम में जो पूछा जाता है ये चारों वाला पूछा जाता है मेन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको फिर से इस तस्वीर में देखिए। अब ये जो स्थिति है इसको थोड़ा खिसकाते हैं। ये जो स्थिति यहाँ से आपका सीकम हो गया, सीकम से ये जो ऊपर ये चढ़ना शुरू हो रहा है, ये आपका कौन सा होगा? इसका क्या नाम होगा? ये कॉलन है पूरा, ये कॉलन है बड़ी आंत को कॉलन, असेंडिंग। हाँ ऊपर चढ़ने वाला असेंडिंग। और ये क्या हो गया? ये अब सीधा जा रहा है ट्रांसवर्स। देखिए लिवर तक आया, लिवर से होकर के ये सीधा हो गया, लिवर ने कहा सीधे जाओ, तो ये सीधा हो गया। और ये आएगा कहाँ? यहाँ आपके नीचे ये स्टमक है, और इधर आपका स्प्लीन होता है, स्प्लीन तक ये आएगा सीधे ट्रांसवर्स। और फिर नीचे को जाएगा, नीचे जाने को क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। और यहाँ नीचे तक आया, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, मुड़ने वाले को क्या बोलेंगे? ये नहीं, सिग्मॉइड।
सिग्मोइड में आकर के यहाँ फैल जाता है, ये फैल गया तो फैलने वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, रेक्टम। रेक्टम। रेक्टम के पास भी एक नली देखिए, छोटी सी एक नली है, इस नली को बोलेंगे एनएस। एनल कैनाल। कैनल। और जो कैनाल यहाँ खत्म होगा वो हो गया आपका एनस हो गया। ठीक है, बहुत सुंदर। अब हम लोग इसमें बढ़ते हैं, ये सातों हो गया। अब एक एक करके देखते हैं इसमें से कहाँ कुछ क्वेश्चन भी आता है। सीकम पहला पार्ट हो गया बड़ी आंत का, तो ये बढ़ा हुआ, इसमें थोड़ा सा नीचे जो हमने देखा पुछ लटका हुआ, उसको अपेंडिक्स भी कहते हैं। लगभग 6 सेंटीमीटर का ये होता है, पाउच के आकार का होता है, और उसमें आपको कहते हैं लिम्फिक सिस्टम से वो जुड़ा होता है, कुछ लिम्फाइड टिश्यूज भी होते हैं उसमें, कुछ खाना हम लोग खाते हैं वो भी उसमें चला जाता है। और ये उसके नीचे क्या होता है, एक पतली लंबी आकृति भी होती है, जब हम लोगों ने देखा ना, एक लंबी कीड़े की तरह, मतलब वर्म, वर्म की तरह, वर्म होता है ना, वर्म की तरह थोड़ा सा लंबा हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है 2 सेंटीमीटर वो आगे वाले हिस्से को वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। एक तो अपेंडिक्स हुआ, उसके लास्ट वाले हिस्से को वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। सीकम में लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं जो आपके लिम्फिक सिस्टम से, इम्यून सिस्टम से जुड़ा होता है, उसमें इम्यूनिटी के लिए भी वो वर्क करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था असेंडिंग कॉलन होता है, सीकम से ऊपर चढ़ने वाला जो हिस्सा वो असेंडिंग कॉलन होगा, वो लीवर तक जाता है, फिर मुड़ करके वो ट्रांसवर्स कॉलन बन जाता है। ट्रांसवर्स कॉलन कहाँ पर जाता है, प्लीहा यानी स्प्लीन तक जाता है, फिर वो नीचे चढ़ना शुरू हो, नीचे आना शुरू होता है, नीचे जैसे आना शुरू होता है वो डिसेंडिंग कॉलन कहलाता है। कॉलन मतलब बड़ी आंत, कॉलन मतलब बड़ी आंत। वो कहाँ तक जाता है, जहां तक सीधे सीधे जा रहा है वहां तक तो डिसेंडिंग कॉलन है, जहां से वो नीचे की तरफ रेक्टम की तरफ मुड़ता है, टर्न लेता है थोड़ा, मोड़ पे मुड़ गया थोड़ा, वो हो गया आपका कौन सा, सिग्मोइड कॉलन। अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह मिलता जुलता होता है, और वो मुड़ करके कहाँ जाता है, रेक्टम, रेक्टम बन जाता है। रेक्टम में क्या जाता है, वही थोड़ा फैल जाता है तो रेक्टम बन जाता है। रेक्टम जो है फैला हुआ हिस्सा होता है बड़ी आंत का, और रेक्टम में क्या होता है, फेसेस आपके जमा होते हैं, फेसेस मतलब मल जमा होता है, और वहां से एनल कैनाल होता है जो आपके गुदा पर खुलता है, तकरीबन 4 सेंटीमीटर लंबा एनल कैनाल होता है। ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें क्रिया देखते हैं, पाचन की कौन सी क्रिया होती है। बड़ी आंत में जल, लवण और विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण। अब बड़ी आंत में सारा एब्जॉर्प्शन तो ऊपर हो चुका है, ऊपर सारा हो चुका है, लेकिन इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन, जल का एब्जॉर्प्शन बचा रहता है। पानी का छोटी आंत में भी होता है, लेकिन ज्यादातर बड़ी आंत में होता है। लवण का, लवण मतलब नमक, सोडियम का, ये यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होगा। विटामिन का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जल, लवण और विटामिन का मुख्य रूप से कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, तो बड़ी आंत में होता है मुख्य रूप से एब्जॉर्प्शन। फिर काइम, जब इसका जल का अवशोषण हो गया तो क्या होगा, अब तो काइम जो थोड़ा सूप टाइप का था वो आपका थोड़ा आधा ठोस हो गया, अर्ध ठोस वाला स्थिति में आ गया, यानी ठोस ही आप कह ले, वो फैसेस हो गया। फैसेस यानी कि मल रूप में हो गया वो। अब वो ऊपर बढ़ता जाएगा, असेंडिंग और ट्रांसवर्स में तो अधिकांश जल का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, आपके रेक्टम में पहुंच गया तो अर्ध ठोस रूप में पहुंचा, वहां पर फैसेस जाके जमा हो गया। साथ ही बड़ी आंत में विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण भी होता है। और कैसे होता है, तो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषण होता है, और यही बैक्टीरिया बाद में मर जाता है तो आपके फैसेस में उसका बड़ा अधिक हिस्सा होता है, 25% से लेकर के 50% तक जिंदा या मुर्दा बैक्टीरिया, जिंदा पकड़ लो या मुर्दा, तो जिंदा और मुर्दा बैक्टीरिया मर करके क्या होता है, वो फैसेस में चला जाता है, फिर हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाता है। मोटा मोटा हमने बताया, बहुत डिटेल में नहीं गए। अब फैसेस का जो रंग होता है, वो रंग क्यों होता है थोड़ा गहरा, थोड़ा पीला क्यों होता है, वो होता है बिल्रुबिन और फैट की वजह से कलर उसका गहरा और थोड़ा पीला वाला होता है। बिल्रुबिन क्या है ये अभी हम लोग देखेंगे। अगर आपने आयरन युक्त भोजन ले लिया, आयरन वाले, ऐसे मान लो पालक बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या आपने गुड़ और चना भिगोया हुआ बहुत खा लिया, तो आपके फेसेस का कलर चेंज हो जाता है, हल्का कालापन पर आ जाता है, वो आयरन की वजह से होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे पालक की सब्जी हम लोग खाते हैं, अगर माँ, जो गर्भवती माँ है, गर्भवती नहीं, जो दूध पिलाने वाली माता है, अगर वो पालक खा ले, साग खा ले, आयरन वाली चीजें खा ले, बच्चे की पॉटी हो जाती है काली। देखते हो, बच्चे की पॉटी वैसी हो जाती है।
क्योंकि वही ले रहा है, बच्चे में वो चीज जाता है। अब ये जो फैसेज है वो कहाँ जाता है, रेक्टम में जमा होता है। रेक्टम में जमा हुआ तो रेक्टम की जो भित्तियां हैं, वो वॉल जो है वो, उस पर प्रेशर आता है, दबाव बढ़ता है। फिर जो है मल विसर्जन के लिए आदमी जाता है। मल विसर्जन का कंट्रोल कहाँ से होता है, हो सकता है आज है मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है। कहाँ से होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में, आपके यहाँ पर मेडुला ऑब्लंगेटा में उद्दीपन होगा, स्टिमुलेशन होगा, और वो स्टिमुलेशन स्पाइन के थ्रू भेजेगा कहाँ पर, सेक्रल एरिया में भेजेगा, स्टिमुलेशन को सेक्रल एरिया में भेजता है। फिर उसके बाद मल विसर्जन होता है। लेकिन अच्छी बात यह है, मल विसर्जन में वहां का जो गुदा द्वार के पास जो मसल्स होता है वो आपकी ऐच्छिक मसल्स होती है। ऐच्छिक मसल्स की वजह से आपके कंट्रोल में होती है। लेकिन 1 से 2 साल तक के बच्चे में क्या होता है, वो ऐच्छिक मसल्स उतना एक्टिव नहीं होता है, तो वो बच्चा पॉटी पैंट में ही कर देता है, क्योंकि उसमें जो तंत्रिकाएं हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं। अब यहीं पर अगर हम अपने, इसको नेचुरल कॉल भी कहते हैं, अगर नेचुरल कॉल को हमने रोक लिया तो क्या होगा, वहां पानी उसमें मिला हुआ है, तो पानी का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, कब्ज की शिकायत हो सकती है। ये भी ध्यान रखें। पाचन की प्रक्रिया हमने पूरा देख लिया। थोड़ा सा लीवर के बारे में हम लोग देखते हैं। जब हम लीवर पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ चीजें रह गई थी। हमने कहा था जब हम इसको पाचन संस्थान पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे तो आसान हो जाएगा। लिवर में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आपके अवशोषित किए गए चीजों को लिवर में पहुंचाते हैं। जैसे हमने देखा अभी, छोटी आंत में आपका पाचन तकरीबन कंप्लीट हो गया था। उस पाचन को क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि अवशोषित करके उसको ब्लड में, लसिका तंत्र में भेजा गया। वहां से वो ब्लड जो है फिर कहाँ जा रहा है, वो लिवर में जा रहा है स्टोरेज करने के। तो लिवर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे, लिवर में न्यूरॉन्स भी होते हैं, लिवर में लसिका वाहिनी लिम्फिक वेसल्स भी होते हैं, जो लिम्फ है वो भी होता है। सारा पैसेज होता है, यानी आना जाना इनका बना रहता है, रास्ता उधर से गुजारा हुआ है। कौन कौन क्या करता है देखिए, एक होता है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी लिवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। जो तकरीबन लिवर में जितना ब्लड की सप्लाई होती है उसमें 20% हिस्सा इसका होता है। किसका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हिस्सा 20% होता है। वहीं अगर आप देखें, पोर्टर एक होता है, पोर्टर, पोर्टल लिखना चला गया, पोर्टर। पोर्टर मतलब क्या होता है, आजकल दिल्ली में का कहीं कोई सामान पहुंचाना है, पोर्टर कर दीजिए, पहुंच जाएगा। पोर्टर, पोर्टर मतलब पहुंचाने वाला, सामान लेकर। बड़ी अच्छी सिस्टम है। आपने सब्जी बनाई कुछ अच्छे से और हमने कहा कि अरे कहाँ हो, 10 किलोमीटर दूर है, भेज दो, पोर्टर कर दीजिए, वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। इसमें भी पोर्टर वाला काम होता है। पोर्टर वेन होता है, पोर्टर सिरा होता है। ये क्या करता है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, प्लीहा से रक्त ला करके यकृत में पहुंचा, यकृत मतलब लिवर में पहुंचाता है। अब उसमें अमाशय भी है, छोटी आंत भी है, बड़ी आंत भी है, ये सारी चीजें हैं। अग्नाशय और प्लीहा भी है, लेकिन हम इतना पोर्शन ले रहे हैं अभी। इतना पोर्शन क्यों, क्योंकि यहाँ से अवशोषण हुआ है। अवशोषण हुआ तो वो जा करके कहाँ पहुंचाया, ब्लड, उस ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचाया, लिवर में पहुंचाया। 80% ब्लड का हिस्सा जो लिवर में पहुंच रहा है वो पोर्टर वेन के द्वारा पहुंच रहा है, पोर्टर वेन के द्वारा पहुंच रहा है। इसमें अवशोषित पोषक तत्व होते हैं, अवशोषित पोषक तत्व होते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर से अब इसमें एक हेपेटिक वैन भी होता है। यहाँ से फिर हेपेटिक वैन जो होता है रक्त को यकृत से लेकर के महाशिरा यानी कि इंफेरियर वेना केवा में पहुंचाता है। तो प्रक्रिया चलता है। इंफेरियर वेना केवा क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, जब रक्त परिसंचरण वाले में आएंगे तब देखेंगे हम लोग इसको। अभी मोटा मोटा हमने इतना तो देख लिया। अब बात आती है बाइल की। यकृत से बाइल का स्राव होता है, सिक्रेशन होता है। और बाइल क्या होता है, गाढ़ा पीला लिक्विड होता है। बाइल गाढ़ा पीला लिक्विड होता है जो एल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। हर रोज करीब 1 लीटर बाइल बनता है और वो जा करके कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में जमा होता है। लेकिन गॉल ब्लैडर में 1 लीटर जमा होने की क्षमता नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा जमा होता है, ध्यान रखिएगा। पित्त में क्या क्या होता है, उस बाइल में क्या क्या होता है देखिए। इसमें जल होता है, 1 लीटर है तो 1 लीटर में तो ज्यादातर जल ही का हिस्सा होगा, 98% के आसपास। सोडियम कार्बोनेट होता है, पित्त लवण होता है, पित्त लवण होता है, पित्त रंजक होता है, बाइल पिगमेंट भी होता है, यानी नमक भी होता है, पिगमेंट भी होता है, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में बिलरुबिन आता है मेन।
कोलेस्ट्रॉल होता है, म्यूसिन होता है, लेसिथीन होता है, इतनी चीजें होती हैं। अब इसमें से एक दो चीजों को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं आपके ये पित्त लवण जो हम लोगों ने कहा, पित्त लवण, बाइल सोडियम, सोडियम कहते हैं, बाइल सोडियम वाला। तो ये जो पित्त लवण होता है ये दो प्रकार का होता है आपके बाइल में, एक सोडियम टोरोकोलेट होता है, दूसरा सोडियम ग्लाइकोकोलेट होता है। सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। अब ये क्या करता है बेचारा, ये वहां से जो है पित्त ने तो इसने लिवर ने क्या किया, ब्लड से निकाला इस सोडियम को और इसको बाइल में मिलाया, बाइल में मिला करके ड्यूडेनम में छोड़ दिया पित्ताशय के थ्रू। ड्यूडेनम में आया और ड्यूडेनम में आकर के काइम में मिल गया, काइम में मिल करके फिर जो है ये यहाँ पर चूस लिया गया, कुछ तो छोटी हाथ में कुछ बड़ी हाथ में, चूस करके फिर ब्लड में मिला दिया। कुछ जो निकल गया वो चला जाएगा फेसेस में। अब ये ब्लड में फिर से मिला बेचारा, फिर से ब्लड में मिल करके फिर से लिवर के पास पहुंच गया, फिर लिवर ने इसको लिया, फिर इसको मिला दिया। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। ऊपर से हम लोग लवण खाते हैं तो वो उसमें कुछ घटता बढ़ता रहता है, कुछ बाहर निकलेगा, कुछ यूरिन के थ्रू, कुछ फेसेस के थ्रू बाहर निकलेगा। तो ये लवण पित्त के द्वारा काइम में मिल जाते हैं। फिर ये चक्र जो चलता है उस चक्र को क्या कहते हैं, एंटोरोहेपेटिक सर्कुलेशन। एंटोरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं इसको, एंटोरोहेपेटिक सर्कुलेशन। उस सर्कुलेशन में इसकी भी भागीदारी होती है, और भी चीजें बाइल की भागीदारी, जो चीजें सर्कुलेशन में आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, उसको एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहेंगे। तो मेन उसमें आपका ये हो गया, कौन सा वाला, लवण वाला। अब एक सवाल आया, बाइल पिगमेंट क्या होता है। बाइल पिगमेंट ये भी जानना जरूरी है। बाइल पिगमेंट क्या होता है, ब्लड में दो तरह के बाइल पिगमेंट होते हैं जो सब लोग जानते हैं। एक का नाम सब लोग जानते हैं, बिलिरुबिन। कहेंगे बिलिरुबिन तो नहीं बढ़ा हुआ है तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बिलिरुबिन एक होता है, दूसरा होता है बिलीवर्डिन, दूसरा बिलीवर्डिन होता है। तो बिलिरुबिन मेन है। बिलिरुबिन होता क्या है, बिलिरुबिन तो आपका स्प्लीन जो है, स्प्लीन और बोन मैरो में, तो लाल रक्त कोशिकाएं जो डेड होती हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन है, तो लाल रक्त कोशिकाएं जो डेड होगी क्या हुआ, टूटेगा वो, हीमोग्लोबिन भी टूटता है। तो टूटता है, टूटने के बाद क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है। तो ब्लड में है, ब्लड में मिल करके वो सर्कुलेशन में पहुंचता है लिवर के पास। लिवर का काम है, अरे बाबा ये तो जहर की तरह है, ये क्या है, ये जहर की तरह बिलिरुबिन है, तो उसको छांटो। अब मर गया, मरे हुए आदमी को थोड़ी रहने देंगे, उसको छांटो। तो उसको लिवर क्या करता है, छांट लेता है, किसको, बिलिरुबिन को और बिलीवर्डिन को भी। छांट करके क्या करता है, बाइल में मिला देता है। कहते हैं बाहर कैसे निकालेंगे, बाइल में मिला दो। बाइल में मिला दिया, बाइल ने ड्यूडेनम में भेज दिया, छोटी आंत में, और वहां से वो क्या हुआ, फेसेस के थ्रू आपका बाहर निकल गया। लेकिन उस दौरान कुछ जो है चूसक द्वारा, बिलाई द्वारा चूस भी लिया जाता है। चूस लिया फिर ब्लड में मिल गया। तो कुछ को क्या करता है, किडनी ने उसको साफ किया, किडनी मिला मिला देता है। तो उस वजह से जो है किडनी में ने उसको छाना, यूरिन में मिलाया, तो यूरिन का कलर कैसा होता है, पेल येलो। आप कभी यूरिन टेस्ट कराओ, उसमें कलर में लिखा होगा, अगर सब नॉर्मल है, पेल येलो कलर। इसी की वजह से होता है, बिलिरुबिन की वजह से होता है। और आपका फेसेस जो है उसका भी कलर जो हल्का कत्थई रंग का होता है, वो इसी बिलिरुबिन की वजह से है। अब मान लो कि बिलिरुबिन को नहीं छाने तो, अगर लिवर नहीं छाना तो क्या होगा, आपके ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो आपका स्किन, आपकी आंखें पीली पीली दिखाई देंगी। उस ये एक तरह से जहर का काम करता है, तो आपके शरीर में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। जैसे बिलिरुबिन बढ़ा है, समझ जाएगा लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए फिर दवाई दी जाएगी, कौन सी, हेपेटाइटिस हो गया, बी हो गया, सी हो गया, क्या हो गया, ए हो गया। उसका भी अलग अलग होता है। लिवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो एक साइन भी देता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, लिवर से जो बाइल निकलता है गॉल ब्लैडर में आता है। एक बार में गॉल ब्लैडर में तकरीबन 30 से लेकर 60 ml तक पित्त जमा होता है। बहुत ज्यादा नहीं, बनता तो 1 लीटर है, इसमें 30 से 60 ml तक होता है। पित्ताशय की लंबाई कितनी होती है, तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ हम लोगों ने पाचन संस्थान को आज कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। दिसंबर 17 का क्वेश्चन है, बड़ी आंत के निम्नलिखित भागों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बड़ी आंत के भागों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बड़ी आंत, अंदरांत हो गया,
सीकम, अब बताइए। चलिए, थर्ड ऑप्शन, ये बृहदान्त्र। हाँ सी ऑप्शन ही होगा। हाँ सी होगा। थर्ड ऑप्शन। तो सीकम आपने दिया। अच्छा, ठीक है। सीकम पहले होगा, पहले सीकम होगा। परेशान मत होइए कि बड़ी आंत पहले क्यों नहीं होगा, पहले सीकम ही होगा। कई लोग सीकम को कहते हैं नहीं, पहला पोर्शन है वो, उसके बाद बड़ी आंत सीकम होगा, फिर बड़ी आंत होगा, फिर मलाशय होगा, फिर गुदा नलिका होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऑप्शन सी। तीसरा वाला सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, नवंबर 21 का क्वेश्चन है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किसकी अपवृद्धि है? सीकम सीकम होगा, की। सीकम वो 6 अपवृद्धि सेंटीमीटर का होता है, जिसमें से 2 सेंटीमीटर का वर्मी फॉर्म होता है। बहुत बढ़िया। अपवृद्धि मतलब बढ़ा हुआ हिस्सा, तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स सीकम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो नवंबर 21 का है। ग्लूकोज की निम्नलिखित इकाइयों को मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड्स के क्रम में व्यवस्थित करें। कौन सा मोनो है, कौन सा डाई है, कौन सा पॉली है? मोनो हो गया एक वाला, डाई दो वाला, पॉली वाला उससे ज्यादा अणु वाला। तो इसको देखिए जरा। तो सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन हो गया। देखो, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या है? मोनो है। मोनो है। सुक्रोज और लैक्टोज क्या है? डाई है। डाई है। और स्टार्च हो ठीक है, गया। और इसमें क्या है? पॉली। पॉली है। पॉली है। पॉली। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। कैसे? देखिए, मोनो में क्या हो गया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। डाई में हो गया सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। पॉली में हो गया स्टार्च और सेल्यूलोज, स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किनसे ग्लूकोज का निर्माण? इसको यहाँ लिखा ग्लूकोजेनेसिस, लेकिन नीचे इंग्लिश में लिखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो वही लीजिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस लीजिए। एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स होगा, बी और सी। क्यों होगा बी और सी? किसमें है? चौथा वाला ऑप्शन। ये शब्द है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आइए हम लोग इसको देखते हैं ठीक से। 4 शब्द हम लोग यहाँ देखेंगे, व्याख्या में अच्छे से देखिए। एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो शब्द अभी आपके सामने आया। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है, हम लोग ये जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट से आप तोड़ेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, लास्ट तो कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन ये तो कार्बनिक पदार्थ के अलावे नॉन कार्बनिक से जब ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन से जब ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन से अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनेगा, तब उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। जनरली तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, वो अलग हो गया, उसको तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहेंगे, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब ग्लूकोज बनता है, जैसे प्रोटीन से, तो इससे भी ग्लूकोज बढ़ता है, तो इस क्रिया को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर है भारती जी, अनिका जी? यस सर। एक शब्द और आता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन मुझे पता था कि ये वहां नहीं समझ में आएगा, इसको अलग से कर लेंगे। ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, जो ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज के जो अणुओं को मिल करके जो ग्लाइकोजन बनता है, जो स्टोर करता है ग्लाइकोजन, लिवर है, आपके स्केलेटन मसल्स में स्टोर है। जब ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदल दिया जब जाता है, इस्तेमाल करते हैं तो ग्लूकोज में बदल देते हैं। हाँ, तो इसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। ये कौन करता है? एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, पैंक्रियाज से अल्फा और बीटा। अल्फा से निकलता है, क्या निकलता है अल्फा से? ग्लूकेगॉन। हाँ विभाजी, बहुत बढ़िया। ग्लूकेगॉन जो निकला, तो ग्लूकेगॉन इस क्रिया को करता है। वो उस ग्लूकेगॉन क्या करता है? हमें एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस की क्रिया करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। इंसुलिन इसकी उलट क्रिया करता है, हम लोगों ने पढ़ा था। ये भी हो गया। एक और नाम आता है ग्लाइकोजेनोसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया। ये चारों को लिख करके बार बार इसको टांग के देखिएगा, ये शब्द जो है वो होना नहीं चाहिए इधर उधर। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। ग्लाइकोलाइसिस होता है जब ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें एटीपी बनता है आपका, उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो होता है।
वो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। एटीपी की वजह से क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे। हाँ, तो ये चारों शब्द ध्यान से रख लीजिए, अपने शब्द में लिख लीजिए, अपने सेंटेंस में, बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। पाचक संस्थान के अंगों को ऊपर से नीचे के क्रम में सजाएं। फेरिंग्स, लीवर, इसोफेगस, सीकम और ट्रांसवर्स कॉलन। अब इसको पहले देखिए, ए आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा, इसोफेगस, इसोफेगस, लिवर, एसीबी, फिर डी, एसीबी, फर्स्ट डी। समय समझ गया नेहा जी क्या कहे। नेहा जी वैसे नहीं, सीक्वेंस में ये नहीं कि नीचे है ऊपर है, वैसे नहीं, ये जा जैसे रहा, ट्रैक जैसे जा रहा है उसके हिसाब से। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। एक फेरिंग्स हो गया, उसके बाद इसोफेगस हो गया, उसके बाद आपका लिवर आ जाएगा, फिर आपका सीकम आएगा, फिर ट्रांसवर्स कॉलन आएगा। देर तो नहीं हो रही ना, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं, कंप्लीट ही हो कोई देर जाएगा। नहीं हो रही, कराओ कराओ। यस सर, चलेगा। निम्न में से पाचक स्थान के एसेसरी ए- ऑर्गन्स कौन कौन से बताइए। अच्छा, नहीं, थर्ड ऑप्शन सही है ना सर? सॉरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस ये सर, जो दो एसेसरी, आपने निकाले हैं वो जो नहीं है डायरेक्टली इन्वॉल्व, उनको आप निकाल रहे हैं ना यहाँ पे बी और डी में? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उसको एसेसरी ऑर्गन कहा गया, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसको मेन ऑर्गन कहा जाता है। ओके ओके ओके, आप बाइक की एसेसरीज से देख लीजिए ना, जो एसेसरीज लगी जाती हैं वो आप लगवा भी सकते हैं और नहीं भी लगवा सकते। हाँ, हाँ, इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। दो क्वेश्चन इसके बाद। ठीक है, गाड़ियों में भी ऐसे भी लगाते हैं, घर में भी, हमारे साज सज्जा में भी, शरीर में, उसमें भी हो जाता है। तो फेरिंग्स, एसोफेगस, ट्रांसवर्स तो उसके मेन में ही आता है, तो इसका ऑप्शन तीसरा वाला। अब एलिमेंट्री कैनाल की दीवार के सबसे अंदर के परत को क्या कहा जाता है? उम्मीद है सब लोग सही। म्यूकोसा म्यूकोसा। यस सर, म्यूकोसा होगा। हाँ, सब म्यूकोसा ऊपर वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। 4 पार्ट में हमने देखा ना, 4 लेयर होते हैं। 32 में से कुल कितने मोलर टीथ होते हैं? 3 और 3 6 6 तीन 12। होते क्या? क्वेश्चन में 32 में से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा इसमें गलती मत कीजिएगा। 32 दांतों में से इंसीजर की संख्या कितनी होती है? इंसीजर 32 में से चार 4 होंगे ना, 2 8 हो जाएंगे सर। 8 सॉरी, इंसाइजर 8 हो जाएंगे। क्या नीचे की 4 ऊपर 8? मंजू ठीक, जल्दबाजी। 4 इंसेसर की संख्या। हाँ, सामने वाली 4, सामने वाली नीचे, तो 8 हो गए ना। हाँ 8 हो गए। डन। हाँ 8 होंगे सर, यस सर। टोटल 8 हो गए ना, 4 ऊपर 4 नीचे। अब पूरा याद करा देंगे। टाइलिन का संबंध निम्न में से किससे है? लार ग्रंथियों से सर, लार ग्रंथियों से। लार, लार ग्रंथि है ना? लार हो गया, हमारे मजे ले लार रहे हो गया हैं, सर, लार हो गया। गलत बोल रहे हैं। लार ग्रंथि। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, बता दीजिए अब ये जरा। लाइसोजाइम, अभी मंजू जी ने बोल दिया, लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को खत्म करता है। कार्बोहाइड्रेट्स। नो सर, बैक्टीरिया को खत्म करता है। पायल जी ने कहा बैक्टीरिया को खत्म करता है। पायल जी की बात बहुत देर से नहीं बोल रही थी, पायल जी की बात मान लेते हैं, बाकी की बात नहीं मानेंगे। इसके सवाल का जवाब दीजिए। ग्रसनी यानी फेरिंग्स का सबसे ऊपरी हिस्सा कहलाता है नेसो, नेसोफेरिंक्स। ठीक है, इसमें सब लोगों का सही। नाक से, फिर मुंह से, फिर मैंने केमिकल फॉर्मूला लगाया था NOH। अच्छा ठीक है, बढ़िया, ये भी बढ़िया है। ओरो हाइपो। नेसो और बहुत बढ़िया। NOH। नेसो ओरो हाइपो। हैपो नीचे हो गया ना, हैपो का मतलब नीचे, सबसे नीचे हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा स्टमक का भाग नहीं है? सर फोर्थ। सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। वाला ऑप्शन सर। हाँ, कार्डियक रीजन सबसे पहले होता है, फिर फंडस होता है, फिर बॉडी होता है, फिर पाइलोरस होता है। 4 पार्ट होते हैं। और सबसे ये वाला जो होता है, अच्छा ये बताइए चौथा है क्या? ये ट्राइकोफेरेंजियल। अच्छा सर ये ग्रसनली के पास वाली होती है।
कहाँ जिससे के पास? खाना और श्वास हमारा अलग अलग रहे। हाँ ग्रसनी के पास में होती है, Wow, स्पाइंक्स पे होती है। बहुत सुंदर। सांस प्रियंका में और आपका इसोफेगस होता है, इसोफेगस में दो स्फिंक्टर हुआ, इसोफेगस में दो स्फिंक्टर हुआ। एक स्फिंक्टर ये हुआ जहां पर ग्रसनी के पास में, तो ये पहला वाला है, ग्रसनी के पास वाला वाल्व है ये, ठीक है। तो ये आपका स्टमक का भाग नहीं है। स्टमक का भाग कौन सा है, फिर से देख लीजिए, देखिए कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। क्लियर हो गया। चौथा ऑप्शन से नीचे आते हैं। अगले सवाल, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? आमाशय, सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन। बाकी लोग? सर आमाशय में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का मुंह में ही शुरू हो जाता है और प्रोटीन का आमाशय में शुरू। हाँ ठीक है। बाकी लोग क्यों चुप हैं? मैंने बोला तो कई बार। शुरुआत बता रहे हैं ना सर, स्टार्टिंग तो। कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय में प्रोटीन की बात हो रही है। मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, अमाशय से शुरू होता है, ठीक है। स्टमक से शुरू, अमाशय मतलब स्टमक से। छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखना है। वसा का पाचन कहाँ शुरू होता है? अब ये मेन छोटी छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें आप कह सकते हैं अमाशय में भी छोटी मात्रा में हुआ था, लेकिन हम इसको जनरली माना जाता है छोटी, इसमें छोटी आंत ही माना जाता है। तीसरा ऑप्शन ही हम इसको रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं पाइलोरिक वाल्व। प्रोटीन, यदि क्वेश्चन आ जाएगा प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आंसर छोटी आंत होगा। फिर तो छोटी आंत, ठीक है। फिर छोटी आंत का। पाइलोरिक वाल्व कहाँ होता है? पाइलोरिक वाल्व, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ होता है? स्टमक के लास्ट पार्ट। 4 नंबर, फोर्थ ऑप्शन। आमाशय, फोर्थ ऑप्शन, आमाशय छोटी आंत। के बीच। आमाशय के छोटी आंत के बीच। पाइलोरिक वाल्व होता है अमाशय छोटी आंत के बीच में, ठीक है, बढ़िया। इलियोसिकल वाल्व कहाँ होता है ये भी बता दीजिए। इसोफेगस और आमाशय के 3 नंबर सर, छोटी आंत में, आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच। बड़ी आंत के बीच। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन होगा इलियोसिकल मतलब इलियम, इलियम हाँ, वाला जो है। इलियम में, इलियम वाला पार्ट। यस। हाँ ठीक है। डीजे बोला था तो कोई तो डीजे। हाँ, रेनिन नाम का एंजाइम क्या करता है? रेनिन नाम का एंजाइम, अब देखते हैं किनको याद है। ये रेनिन वसा का प्रोटीन का पाचन। पाचन, प्रोटीन का प्रोटीन पाचन। प्रोटीन पाचन। प्रोटीन का पाचन करता है। फिर से गलत। पहला प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। पेप्सिनोज नाम का एंजाइम क्या करता है? देखते हैं। सर प्रोटीन भी रहेगा, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन। चलिए लगा देते हैं, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ पे होता है पेप्सिनोज? कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में। नो नो नो, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू हो रहा है? आमाशय। आमाशय में। आमाशय, पेनक्रियाज में सर। हाँ आमाशय। पेंक्रियाज फिर कहाँ से आ गया पीयूष जी? पेंक्रियाज सर ठीक है, आमाशय। स्टमक, स्टमक ठीक है सर, ठीक है। क्या स्टमक में? पेंक्रियाज का स्टमक से उधर नहीं लेना देना, तो छोटी आंत में तब आएगा। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं अब बताइए? अब तो इसमें ऑप्शन 3 ड्यूडेनम, जेजुनम आणि इलियम। TJI 3। DJI। हाँ बता मान लो। कंपनी है कपड़ों की। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? सीकम, एसेंडिंग, 7 होते हैं ना सर, 7 भाग। 7 आप लोग बोलते जाएंगे, मैं लिखता हूँ। असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, सिग्मोइड, रेक्टम और एनल कैनाल। पहले तो डिसेंडिंग, लास्ट होगा असेंडिंग रिवर्स और डिसेंडिंग, फिर सिग्मॉइड, सिग्मोइड, फिर एनल कैनल,
और फिर लास्ट सिग्मॉइड के में बाद रेक्टम आएगा। रेक्टम के बाद रेक्टम एनल एनल कनल। कनल। ठीक है, ठीक है। बड़ी हाथ में किसका किसका अवशोषण होता है? पानी खनिज का, लवण का और पानी। विटामिन लवण, पानी। जल लवण विटामिन। खनिज लवण विटामिन खनिज लवण विटामिन पानी। जल और ठीक है। विटामिन। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अब जरा बस अंतिम अमीनो तक पहुंचे। एसिड। अमीनो अमीनो एसिड्स। अंतिम उत्पाद अंतिम प्रोडक्ट अमीनो हाँ, एसिड। अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम प्रोडक्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज और ये तीनों क्यों हमने लिखा है? क्योंकि तीनों मोनो है। आज तो मोनो वाला होगा, मोनो से तो ज्यादा नहीं जाएगा कहीं, मोनो वाला होगा। वसा का अंतिम क्या होगा? फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल फैटी एसिड। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट होगा। एक दो सवाल और देखते हैं। देखिए, ये वैसे आहार और पोषण से है, न्यूट्रिशंस वाले से सवाल है, लेकिन इसमें भी आपका मिल जाएगा। देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। वसा, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और प्रोटीन, ये अभी मुझे लगता है सब लोग कर लेंगे। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, हड़बड़ाइए मत, फिर मुझे जवाब दीजिए कौन सा वाला। फर्स्ट ऑप्शन सर। ये पी का ऑप्शन है, पूछा गया है सवाल ये। फर्स्ट ऑप्शन डी का सेकंड है। लैक्टोज फर्स्ट ऑप्शन सर। थर्ड। और प्रोटीन का ट्रिप्टोफैन। फर्स्ट ऑप्शन ही सर। वसा फर्स्ट का ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑप्शन वसा का हो गया। लिनोलेनिक अम्ल है। मोनोसेक्राइड्स का फ्रक्टोज है। डाइसेक्राइड्स सुक्रोज है। प्रोटीन का ट्रिप्टोफैन है। तो दो से भी वैसे निकल जा रहा था, देखिए कैसे। लिनोलेनिक अम्ल जो है ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, ओमेगा 3 अखरोट अलसी वगैरह में पाया जाता है। ये उसमें आपने फूड एंड न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में। मोनोसेक्राइड्स क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। डाइसेक्राइड्स आपका क्या हो गया? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज हो गया डाइसेक्राइड्स। और ट्रिप्टोफैन क्या होता है? एक एमिनो एसिड्स है, यानी एमिनो एसिड्स जो हम लोगों ने 20 अभी बात कर रहे थे ना, तो ट्रिप्टोफैन भी एक एमिनो एसिड है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से, ये जून 23 का क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से घटक प्राप्त होते हैं? ग्लाइकोसिस। ऑप्शन दिखाइए सर। एटीपी डी तो होगा। आएगा, डी आएगा, डी के साथ बी या ई। सर बी और डी। सी और ई सर। नहीं लग रहा है सर। बी और डी। बी और डी लगा है। इसको अभी सर। बी और डी। हाँ, व्याख्या करता हूँ। वीडियो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तोड़ा जाता है। इससे पायरूवेट, एटीपी और NADH और जल के 2 अणु बनते हैं। पायरूविक अम्ल और एटीपी वाला आएगा। हम लोग इसको देखेंगे तो और आ जाएगा। ये कीटोजनित अम्ल, ये बड़ा आप लोगों ने पढ़ा है फूड एंड न्यूट्रिशन में, क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ा है तो इसको देख लेते हैं। यस सर। पढ़ा है? बताइए, कीटोजनित अमीनो अम्ल के उदाहरण कौन से होंगे इसमें? कीटोजनित अमीनो अम्ल के उदाहरण बताइए। इसमें ओवोविटेलिन, कीमोट्रिप्सिन, एक्सेलसिन और ल्यूसिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, टायरोसिन और फेनिलेनाइन, आइसोल्यूसिन और कीमोट्रिप्सिन। बी और सी सर शायद। डी और सी? हाँ। यानी सी और डी ना? नहीं सर, 2 नंबर का ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सर, बी और सी। तीसरा ऑप्शन सही है, सी और डी का, यानी ओके, ल्यूसिन सी और और आइसोल्यूसिन, टायरोसिन और फेनिलेनाइन। अब देखिए क्या है। वो एमिनो एसिड जो ग्लूकोज के बजाय कीटोन बॉडीज में बदल जाते हैं। एमिनो एसिड्स भी ग्लूकोज में बदलता है, जिसको कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहा जाता है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। लेकिन वो एमिनो एसिड जो ग्लूकोज के बजाय कीटोन बॉडीज में बदल जाते हैं, उसे कीटोन बॉडी कहते हैं।
ये भी शरीर में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत होते हैं कीटोन बॉडीज। इनके अंतर्गत आते हैं ल्यूसीन, लाइसिन, फेनिलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका सी और डी ऑप्शन सही था। आहार और पोषण का एक क्वेश्चन ये अभी जो बात हो रही थी, प्रोटीन में कितने प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं? 22 पास वाला हो गया तो वैसे तो 20 पाया जाता है, लेकिन 22 आसपास है, तो उसी को आंसर लगेगा। यहाँ हमारा आज की क्लास कंप्लीट हो गई।